देखो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि किस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चन होता है मेंस में, उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है और किस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो जैसे कि सभी को पता है कि जो हमारी आंसर राइटिंग की जो स्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें जैसे इंट्रो होता है, बॉडी होती है और फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा और बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको अपना जो मेंस आंसर राइटिंग है, उसको किस तरीके की स्ट्रक्चरिंग करनी है। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक जीएस पेपर 3 लिया है मैंने, उत्तराखंड पीसीएस का जो आपका 2024 का पेपर हुआ था, वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है ना कि जो पेपर है, जैसे आप सभी को पता है, मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपके पास एक तो 4 नंबर के आएँगे, एक तो 8 नंबर के आएँगे और एक तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएँगे, जिनमें वर्ड लिमिट फिक्स होगी। 4 नंबर वाले में 50 वर्ड लिमिट है, 8 नंबर वाले में 100 वर्ड लिमिट है और 10 नंबर वाले में आई थिंक 150 वर्ड लिमिट है। अभी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना होगा, उसकी स्ट्रक्चरिंग उस तरीके से आपको बनानी होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हाइलाइट किए हैं और दोनों क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनको टैकल करना है। अब देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये वाला 9th वाला क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की बात करी है और उसके बाद बोला है हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर डिटरमाइंड इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से जब आपके पास जो सामने क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अप्रोच किस तरीके से करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको आपको 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो क्वेश्चन को यहाँ पे 2 भागों में पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक तो ये पूछा है, यानी कि आपको एमएसपी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा पूछा है कि हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर डिटरमाइंड इन इंडिया, एमएसपी को इंडिया में कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आपके पास क्या है, दो आपके पास जो भाग हैं वो पूछे गए हैं। अब ये नंबर है 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप एमएसपी को डिफाइन करने जाओगे तो मान लीजिए 3 नंबर का ये हो गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है 5 नंबर का, इस तरीके से हो गया। या तो आप माइंड में ये भी बना सकते हो, यार 4 नंबर के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा, 4 नंबर के हिसाब से ये लिखूंगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिवाइड ज़रूर कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका माइंड में एक खाका बन जाएगा कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो ना, ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ। हाँ, जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे 12th में नहीं आते थे, 11th में आते थे क्वेश्चन कि हाँ, इसके बारे में डेफिनेशन लिखो और इसके 2-3 पॉइंट और लिखो। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आपने लिख लिया, ठीक है, नहीं आता है तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस नहीं पूछा है, एक्सप्लेन नहीं पूछा है, डिस्कशन नहीं पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए नहीं पूछा है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही सिंपल तरीके से पूछा गया है, सिंपल तरीके से इसको लिखना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने भी नहीं है, इसमें दिमाग बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको सिंपल तरीके से ही लिखना है, इसमें ज़्यादा अपना इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पूछा है, जिस तरीके से डिमांड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी डिमांड होती है क्वेश्चन की, उसी के अनुसार आपको लिखना होता है विद इन अ वर्ड लिमिट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है एनालाइज द चैलेंजिंग ऑफ इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए पहले ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, एनालाइज की बात की है, उसके बाद हमसे चैलेंज पूछा है। कौन सा चैलेंज पूछा है, ये चैलेंज, ये पूरा चैलेंज, इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें, बिजनेस प्रोसेस में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, फिर उसको बिजनेस प्रोसेस से किस तरीके से, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सिंपल सा, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसको 2-3 सेकंड के अंदर आपको इंटरप्रेट करना है कि क्या डिमांड पूछी है और क्या मतलब है। दो चीज़, एक तो डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ना क्वेश्चन को, तभी तो आप डिमांड समझ पाओगे। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा है, ठीक है, और उसके बाद उसकी डिमांड को आपको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजनेस प्रोसेस में इंटीग्रेट करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, उसको एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है उस चीज़ को। तो किसी भी चीज़ को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको सिर्फ उसका एक पक्ष नहीं दिखाना है, उसके आपको 2-3 पक्ष दिखाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड भी लाना होता है कि हम आगे फ्यूचर में किस तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से कर सकते हैं, अभी क्या किया जा चुका है और कौन कौन सी प्रोग्रेस अभी चल रही है। ठीक है, और क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई उस तरीके से अपने माइंड को प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं पहला ये वाला क्वेश्चन करूँगा और फिर ये वाला क्वेश्चन करूँगा। देखिए, मैंने इन क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, सीधे आपके सामने मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। पहली बार मैंने आज इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी देखा है। मैं ये चीज़ इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि क्या मेरी थॉट प्रोसेस है और आपकी किस तरीके से थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम। व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, मैं चीज़ों को भूल भी चुका हूँ, आप तो प्रिपरेशन फेज़ में है अभी, तो फिर भी मेरे से जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि इनको किस तरीके से, मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये है व्हाट इज़ एमएसपी एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं भैया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो पूछा है व्हाट इज़ एमएसपी, एमएसपी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और दूसरा है हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। मेनली यही पूछा है, डिटरमाइंड। अब क्या होगा, तीन चीज़ें होनी है इसमें। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर कैसे एक तो होना है इंट्रो। देखो, लिखना नहीं है आपको, इंट्रो समझ में आ जाना चाहिए कि आपने इंट्रो लिखा है। फिर इसके बाद इसमें होगी बॉडी। ठीक है, और इसके बाद इसमें देखिए, जैसे ये हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, तो इसमें कंक्लूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में कंक्लूजन की कोई ज़रूरत होती नहीं है वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए। फिर भी आप 1-2 लाइन का लिख सकते हैं अगर कुछ लिखना होगा आपको, तो कंक्लूजन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो इंटायर जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का, उसमें इंट्रो लिखा जाता है, बॉडी लिखी जाती है और कंक्लूजन लिखा जाता है। अब पहले मैं आपको इंट्रो बताता हूँ कि इंट्रो को किस किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, इंट्रो को आपको लिखा जा सकता है किस तरीके से। एक तो डेफिनेशन वाइज लिखा जा सकता है कि डेफिनेशन किस तरीके से है। फिर डेटा या फैक्ट के तरीके से लिखा जा सकता है कि देखिए, जैसे व्हाट इज़ एमएसपी पूछा है, तो इस वाले जो क्वेश्चन होगा, इस वाले क्वेश्चन में तो आप सिंपल क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, वही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका इंट्रो बन जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डेटा या फैक्ट डालने पड़ सकते हैं। ठीक है, या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट डाल सकते हो आप, किसी भी रिपोर्ट, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने डाल दी, या नीति आयोग की आपने रिपोर्ट डाल दी, कोई इंडेक्सेस आपने डाल दिए। ठीक है, ये डाल दिया, या कोई ट्रेंड डाल दिया आपने, कोई ट्रेंड, जैसे पिछले 10 सालों में इस तरीके से हमारी पॉवर्टी घटी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से आपने कोई ट्रेंड दिखा दिया। तो इन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपना इंट्रो लिख सकते हैं। तो एक तो डेफिनेशन वाइज लिख सकते हैं, डेटा फैक्ट वाइज लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वो लिख सकते हैं, या कोई ट्रेंड है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके अलग अलग जो इंट्रो हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया। अब आपने इंट्रो लिख लिया, ठीक है, अब आपका ये इंट्रो हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे लिखोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिखोगे भाई, एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे व्हाट इज़ एमएसपी। तो मैं बोलूँगा एमएसपी अ टाइप ऑफ मार्केट इंटरवेंशन by the government to assure farm producer for any sharp fall in their produce।
इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है। ये एक प्रकार से मार्केट इंटरवेंशन है टू एश्योर किसको, जो फार्म प्रोड्यूसर है, अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। इस तरीके से मैंने ये रटी हुई है, ये रटी हुई है। देखिए क्या होता है ना, मैंने क्या करा है, जो JS3 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हर एक एक पॉइंट को नोट करा है, और उस पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे MSP हो गया, इनडायरेक्ट प्राइस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इनकी जो डेफिनेशन है आपको याद भी करनी पड़ती है, या इस तरीके से माइंड में सेट करना पड़ता है कि जैसे आपको वो चीज़ें दिखी तो आप तुरंत उसको लिख लो। तो मैंने ये बता दिया, तो ये मेरा एक प्रकार से इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें ज़्यादा, फिर लंबी वीडियो बनती है, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन ये हो गया MSP। फिर थोड़ा सा MSP के बारे में 2-3 चीज़ें लिख दी, जैसे MSP क्या होता है। MSP इज, अब जैसे यहाँ पे लिखना है मुझे कि ये डिटरमाइन, अब हाउ इट इज़ डिटरमाइन, ठीक है। फिर इसमें जैसे मार्केट इंटरवेंशन लिख लिया, इसमें 2-3 चीज़ ऐसे लिख सकता हूँ कि MSP को रिकमेंड कौन करता है, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस MSP को रिकमेंड कौन करता है, CACP करती है, ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये प्रोड्यूस करके, और इसको रिकमेंड करने के बाद ये किसको रिकमेंड करती है, ये करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, और ये फिर इसको डिसाइड करती है। ये मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और क्यों MSP इम्पॉर्टेंट है, वाई MSP इज इम्पॉर्टेंट, टू सिक्योर फार्मर फ्रॉम एनी शार्प फॉल इन प्रोड्यूस, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, उनके लिए, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी उनके लिए, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट में। इस तरीके से मैंने 2-3 चीज़ें इसके अंदर लिख ली कि व्हाट इज़ MSP, ठीक है, ये चीज़ लिख ली। फिर मैंने एक और चीज़ लिख ली कि MSP किसके लिए, 22+1 क्रॉप के लिए क्या होता है, 1 क्रॉप के लिए क्या होता है, दिया जाता है। तो एक क्रॉप कौन सी है इसमें अलग से लिखी है मैंने, ये है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन। इस शुगर केन के लिए क्या होता है, FRP होता है, ये मैंने लिख लिया, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। और 22 क्रॉप हैं। 22 क्रॉप को अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 22 क्रॉप को मैंने तोड़ा, तो मैंने लिख लिया इसमें कि 14 खरीफ फसलें होती हैं, इसके बाद 6 रबी की फसलें होती हैं, और 3 इसमें कैश क्रॉप होती है, कैश क्रॉप होती है, ठीक है। कैश क्रॉप कौन सी है, एक तो जूट हो गया, कोपरा हो गया, और एक शुगर केन हो गया। इस तरीके से मैंने लिख लिया कि क्या होता है, MSP क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ अब मैंने बता दी, तो ये एक पेज में आपका आ जाएगा आसानी से, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा इसको एलेबोरेट भी तो करोगे, तो ये हमारी क्या होगी, देखो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, ये मेरा इंट्रो हो गया, ये मेरा इंट्रो हो गया। फिर उसके बाद मैंने जैसे ये लिखा MSP, ये मेरी बॉडी हो गई, ये अंदर आ गई मेरी बॉडी, क्योंकि हमें 2 चीज़ें डिवाइड करनी है ना। मेरे माइंड में पहले से मैंने मेकअप कर रखा था कि मैं एक तो लिखूँगा कि क्या MSP है, और दूसरे पार्ट में दूसरे पेज में लिखूँगा कि हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने। अब जैसे ये बॉडी है, अब जैसे ये बॉडी का पहला पार्ट हुआ, ये बॉडी का फर्स्ट पार्ट हो गया, बॉडी का मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बॉडी का मेरा सेकंड पार्ट हो गया, बॉडी का मेरा सेकंड पार्ट हो गया, और फिर सेकंड पार्ट में मैंने ये लिख लिया, सेकंड पार्ट में हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो जो मैं अपना जो हेडिंग बनाऊंगा, हाउ MSP इज़ डिटरमाइंड, हाउ MSP इज़ डिटरमाइंड, MSP इज़ डिटरमाइंड, हाउ MSP इज़ डिटरमाइंड। तो इसको मैंने क्या करना है, बॉक्स में क्या कर देना है, बंद कर देना है। बॉक्स में बंद करने का इससे ये होता है ना, बॉक्स में जब आप बंद करोगे चीज़ों को, तो उससे क्या होता है, चीज़ें हाईलाइटेड हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ना हाउ इज MSP इज़ डिटरमाइंड, तो क्या होता, जो हम रियल एग्ज़ाम होता है उसमें हम 2 पेन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक ही पेन से इतने करतब दिखाने होते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा लगे। सॉरी, जो हमारी कॉपी चेक करें, सॉरी फॉर डैट, हाँ अभी याद आएगा तो बता दूंगा। तो हाउ इज MSP इज़ डिटरमाइंड, तो हमारी कॉपी इस तरीके से ब्यूटीफुली प्रेजेंट होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि भाई इस बंदे ने काफ़ी अच्छे से, एक तो कंटेंट भी इसका अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो बॉक्स में इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, आप इनको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, हाउ इज MSP इज़ डिटरमाइंड, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। उससे क्या होता है ना, उससे क्या हो जाता है, उससे ये देखिए अलग ही दिखने लग जाता है, ठीक है।
फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे और क्या हो सकती है, आप अंडरलाइन कर सकते हो चीज़ों को, आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमने तो फैक्ट डाल ही दिए कि 14 खरीफ फसल होती है 6, तो ये हमारे फैक्ट भी हो गए, फैक्ट डेटा भी हो गया हमारा, ठीक है। तो फैक्ट भी हो गया, डेटा भी हो गया, अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और इसके अलावा डिवाइड भी, क्वेश्चन को डिवाइड भी कर दिया हमने, क्वेश्चन को डिवाइड भी कर दिया है हमने, क्वेश्चन को डिवाइड भी कर दिया, और जो उसकी डिमांड है उसको भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिमांड भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को हम उस तरीके से तोड़ भी रहे हैं। अब हाउ इज एमएसपी इज़ डिटरमाइंड, तो एमएसपी को डिटरमाइन करने के 3 तरीके हैं, हम पहले ये बताएंगे। एक तो है C2, फिर दूसरा होता है A2 प्लस, सॉरी, एक होता है A2 मेथड, ठीक है, फिर दूसरा होता है A2 प्लस FL मेथड, और तीसरा होता है C2 मेथड, ठीक है, C मेथड या C2 मेथड बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली शायद 2 बोलते हैं, 2 नहीं बोलते हैं, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको। इस तरीके से 3 मेथड होते हैं। और जो एमएसपी होती है, जो एमएसपी होती है, एमएसपी होती है, इट इज़ डिटरमाइंड बिफोर द सोइंग सीजन, बिफोर सोइंग सीजन, ताकि बिफोर सोइंग सीजन एमएसपी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड, एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर सोइंग सीजन, ताकि मार्केट में पहले से ही क्या हो जाए, लोग ये तय कर लें कि हमें कौन सी क्रॉप को उगाना है। ये चीज़ हो गई। फिर अब ये बोलेंगे कि जो एमएसपी है, हम फिर ये बोलेंगे जो हमारा एमएसपी है वो A2 प्लस FL, गवर्नमेंट A2 प्लस FL बेसिस पे 3 तरीके से एमएसपी को कैलकुलेट किया जा सकता है। बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो A2 प्लस FL के हिसाब से क्या करती है, एमएसपी को डिसाइड करती है। तो A2 प्लस FL की जो कॉस्ट आती है, A2 प्लस FL की जो कॉस्ट आती है उसके 1.5 गुना क्या किया जाता है, एमएसपी दी जाती है। हमने ये बता दिया, ठीक है, ये बता दिया। तो हमने 3-4 तरीके से बता दिया। तो एक ये चीज़ हो गई, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, है ना, बहुत सारे पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। और चौथा है, चौथा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जो MS स्वामीनाथन जी ने जो कमेटी, MS स्वामीनाथन के अंडर जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल फार्मर कमीशन 2003 की, फार्मर कमीशन 2003 में बनाई गई थी शायद ये। और इसके तहत बोला गया था कि जो एमएसपी डिक्लेयर होनी चाहिए वो C2 लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बट लास्ट में ये बोल सकते हैं कि दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द इंक्रीज इन द फूड सब्सिडी, इंक्रीज इन द फूड सब्सिडी बिल। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो हो तो गया, इतना ही तो लिखना है भाई, 8 नंबर में कितना लिखोगे इससे ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब कंक्लूजन में, अब कंक्लूजन में चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक आपको कंक्लूजन बनाना है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कंक्लूजन की उतनी ज़रूरत है। इंट्रो और वगैरह हो गया, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चनों में ज़्यादा इंट्रो, ये कंक्लूजन नहीं भी लिखोगे 8 नंबर वालों में तो चल जाएगा। बट मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगी कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होंगे उनमें आप ज़रूर कंक्लूजन को ज़रूर लिखिए। भले मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट मोस्ट क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। तो इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और इन पॉइंट को, जो ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर आपको करने हैं, तब जाके आप पूरा पेपर कर पाओगे। तो 2-3 चीज़ें, मतलब 2-3 क्या, मैंने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें ही आपको बता दी है कि एक आंसर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी पड़ती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मैप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम यानी कि फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, तो है ना, ये चीज़ें कर सकते हो, मैप बना सकते हो। और बाकी डेटा फैक्ट वगैरह तो मैंने आपको बता दिए। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। अभी भी आपको लगता है कि सर ये चीज़ छूट गई, तो भैया वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। अब शायद यार ये मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा है पूरा, मतलब वीडियो पूरा बड़ा हो जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चीज़ों को किस तरीके से करना है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो जैसे चैलेंज ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका जो इंट्रो होगा वो कैसे हो जाएगा सॉरी आपका इंट्रो कैसे हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है,
इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड चेंजिंग हाउ इट इज़ चेंजिंग स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस, इन द बिजनेस। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से बिजनेसेस में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस बॉडी के अंदर, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें से सबसे पहले यही आ जाएगा कि भाई जो स्किल्ड लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी हाल में है वो अनस्किल्ड हैं और दे डोंट नो हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो स्किलिंग की कमी है। दूसरा क्या है, दूसरा अनअवेयरनेस है, अनअवेयरनेस है, लिटरेसी उस लेवल पे नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हमारी उतनी अच्छी है नहीं, स्टिल वी आर, ठीक है, टेक्नोलॉजी और जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारी उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। फिर चौथा क्या हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा कि जो चौथा क्या हो जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर है, जो हमारी जो लेबर है उस लेबर को काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट देना है ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। तो इस तरीके के कुछ हमारे क्या है चैलेंजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। ये चीज़ होगी। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस होना चाहिए, अच्छा खासा फाइनेंस होना चाहिए, जो कि हर कंपनी के पास नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनी आर MSME, ठीक है, MSME है। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अगर सामने से उतनी कॉस्ट देने वाले नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इनकी जो कॉस्ट ही नहीं निकल पाएगी, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। इस तरीके से आपके चैलेंजेस आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि वे फॉरवर्ड, कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड लिख लिया, या हाउ टू ओवरकम दी चैलेंजेस, हाउ टू ओवरकम 3 चैलेंजेस, इस तरीके से कर दिया। तो उसके बाद फिर ऐसे क्या लिखना है, फिर ये लिखना है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल मिशन इंटेलिजेंस बनाया है। फिर हमने नॉलेज नेटवर्क बनाए हैं अपने। फिर डिफरेंट IITs बनाए हैं, उनके अंदर हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। फिर अटल टिंकरिंग लैब बना रहे हैं डिफरेंट स्कूल के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से क्या कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी है हमने, जिसमें 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस कंप्यूटर ट्रेनिंग को बच्चे सीखें। फिर धीरे धीरे हम क्या करें, चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफरेंट वे में फंडिंग करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जैसे USA। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फ्यूचर है हमारा, है ना। और इससे हम नहीं कर सकते, इससे हम बच नहीं सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी से काम करना होगा, और साथ साथ में लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको कल के दिन में एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। इस तरीके से हमारा कंक्लूजन ख़त्म हो गया। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप समझ गई। और क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह याद नहीं आ रहे थे, तो अगर आप तैयारी करें तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डेटा फैक्ट याद है तो वो डेटा फैक्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है ये चीज़ भी मैंने बता दी। अब देखो, ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कुछ सी बुक में नहीं मिलेंगे, ये बुक में नहीं मिलते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। ये आंसर मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ या इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैंने करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़े हैं। मैंने साइंस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो साइंस में जब पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, उसमें फिर मैंने ये जाने कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या स्थिति है, अब क्या होने वाली है, क्या हमारी गवर्नमेंट इसमें कर रही है, ये सारी चीज़ें मैंने जानी है। फिर एक अच्छा खासा माइंड मेकअप करा है, एक अच्छा खासी मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, तब जाके ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको बुक से ही लेनी है। आजकल नेट का ज़माना है ना, वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट हैं, करंट अफेयर हैं, डेली बेसिस पे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे देन आपको ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और बस यही है मेरा। और जब हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा लास्ट में, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो मेंस के लिए, तो आपको
कोई भी टॉपिक जब पढ़ना है ना, तो आपको पहले ये सोचना है कि यार अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछा जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं किस तरीके से आंसर लिखूँगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे आंसर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फिर कौन-कौन से पॉइंट छाँटोगे, फिर डिफरेंट पॉइंट बनाओगे, फिर एनालिसिस करोगे चीज़ों का, तब जाके आप अच्छा सा एक आंसर लिख पाओगे, अपने अच्छे से नोट्स बना पाओगे। तो आई थिंक ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, और अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ को देखते हैं जो बस टाइम पास वाली वीडियो होती है। मैं अदर चैनल देखता हूँ, तो अदर चैनल के व्यूज़ इतने हाई जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर इतने बढ़े हुए हैं। बट हमने क्योंकि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लगता है कि स्टूडेंट को क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा छोड़िए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भीड़ को मत देखिए, क्योंकि जो क्वालिटी वाले लोग हैं ना वो बहुत कम हैं। अगर आप क्वालिटी वाले बनेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।